मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज मैं पुनः कक्षा 9th में हिंदी विषय में गद्य खंड में रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित तोता पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। ये श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर का छायाचित्र है। ये चित्र देख करके ही आप ये महसूस कर रहे होंगे कि कितना भव्य व्यक्तित्व है। उन्नत ललाट, उठी हुई नासिका, गहरी और गंभीर आँखें, कुल मिला करके इनका व्यक्तित्व आकर्षक, धीर, गंभीर और अपनी ओर खींचने वाला है। बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के ये धनी थे और आज मैं उनके द्वारा जो तोता पाठ है, जो उनकी एक कहानी है, उसको मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको इनका जीवन परिचय पढ़ाऊँगी, तत्पश्चात साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय। रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में हुई। रवीन्द्रनाथ टैगोर 11 वर्ष की उम्र में उपनयन संस्कार के बाद अपने पिता श्री देवेंद्रनाथ के साथ हिमालय यात्रा पर निकले थे। उपनयन संस्कार, जैसा कि इसको साधारण शब्दों में जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। प्रारंभिक शिक्षा तो इनकी सेंट जेवियर स्कूल में हुई, लेकिन विद्यालय की जो औपचारिक शिक्षा थी वह रवीन्द्रनाथ टैगोर को अच्छी नहीं लगी। उनका मन वहाँ पढ़ने में नहीं लगा, तो उनके पिता ने उनकी इस समस्या को समझा और रवीन्द्रनाथ टैगोर को प्रकृति से बहुत प्रेम था। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि रवीन्द्रनाथ टैगोर के पिता श्री देवेंद्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध समाज सेवी थे, समृद्ध परिवार से संबंधित थे। तो रवीन्द्रनाथ टैगोर का घर बहुत बड़ा था, उसमें बहुत सारे नौकर चाकर थे जो उनकी देखभाल करते थे। वहाँ अनुशासन भी था। तो इस तरह के कड़े अनुशासन में रहना रवीन्द्रनाथ टैगोर को अच्छा नहीं लगता था। जो उनका कमरा था, उस कमरे की खिड़की से उन्हें थोड़ी दूर पर बना हुआ एक तालाब दिखता था और उस तालाब में आने वाले लोग सुबह सुबह कैसे नहा रहे हैं, दैनिक क्रियाएं कर रहे हैं और उसमें जो पक्षी हैं वो जल क्रीड़ा कर रहे हैं। पक्षियों की जो चहचहाहट है, ये सब ध्वनियाँ, ये सब दृश्य गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर को अपनी तरफ बहुत अधिक आकर्षित करता था। इसलिए उन्हें विद्यालय की औपचारिक और बंधन युक्त शिक्षा अच्छी नहीं लगती थी। उनके पिता ने उस अपने पुत्र के इन मनोभावों को समझ करके इसीलिए उनको हिमालय यात्रा पर ले गए। हिमालय जो प्राकृतिक सुंदरता का आगार है, भंडार है, उस जगह पर ले गए और वहाँ पर प्रकृति के सानिध्य में रह करके गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जो शिक्षा प्राप्त की, उसी शिक्षा को वह आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते थे कि उसी तरह से प्रकृति के खुले वातावरण में और अपनी रुचि के अनुसार बच्चों को शिक्षा दी जाए तो वह शिक्षा अधिक सार्थक और सफल होगी। तो इसी कारण उनके पिता देवेंद्रनाथ उनको हिमालय यात्रा पर ले गए और इसी हिमालय यात्रा के दौरान रवीन्द्रनाथ टैगोर प्रकृति के संपर्क में आने के कारण उन्होंने प्रकृति से बहुत अधिक शिक्षा ली और उस शिक्षा से लाभान्वित होकर के ही उस शिक्षा के अनुसार ही वह शिक्षा व्यवस्था चलाना चाहते थे। टैगोर सितंबर 1877 ईस्वी में अपने भाई के साथ इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करते हुए पश्चिमी संगीत भी सीखा। इंग्लैंड से वापस लौटकर इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। इनके पिता ने वहाँ पर इनको बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन उसमें उनका मन नहीं लगा, बल्कि ये प्रारंभ से ही इनका स्वभाव संवेदनशील था। तो संगीत है, कला है आदि, ये जो ललित कलाओं की तरफ इनका मन अधिक जाता था। तो इसलिए इन्होंने इन ललित कलाओं का अध्ययन किया और फिर इन्होंने वहाँ पर अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया, पश्चिमी संगीत सीखा और इंग्लैंड
से लौट करके उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। साहित्य, जैसा कि आपको पता ही है कि सार्थक शब्दों और सरस रस से युक्त जो रचना होती है वह साहित्य होती है। तो इस तरह की जो रचनाएं थीं उनका इन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के साथ ही साथ खुद भी रचनारत होने लगे, रचना कार्य करने लगे। और 1914 में इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर की मानद उपाधि प्रदान की गई और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डी लिट की डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर, जैसा कि मैं पिछली कक्षाओं में भी आपको पढ़ा चुकी हूं कि यह साहित्य की सर्वोच्च उपाधि है। और यह उपाधि इन्हें एक विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा, जो उस समय विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, उसके द्वारा दी गई। तो आप गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की प्रतिभा को समझ सकते हैं कि वो कितने प्रतिभावान, प्रतिभाशाली थे, जिस कारण कि उन्हें विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा यह उपाधि प्रदान की गई। अब हम साहित्यिक परिचय पर आते हैं। रवींद्रनाथ टैगोर महान देशभक्त थे। अब देशभक्त कैसे सिद्ध होते हैं? हम लोगों का राष्ट्रगान उन्होंने लिखा है, आपको पता ही है। और यहाँ तक कि बांग्लादेश जो है उसका जो राष्ट्रगान है, आमार सोनार बांग्ला, वह भी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के ही द्वारा रचित है। और अंग्रेज सरकार के द्वारा इन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई थी, लेकिन जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ, नरसंहार हुआ, तो उन्होंने, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने यह सर की उपाधि अंग्रेज सरकार को वापस कर दी थी, जो कि उनकी देशभक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। शिक्षाविद थे ही, क्योंकि उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो आजकल विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात है। दार्शनिक दर्शन थे ही, क्योंकि इनकी जो कृति गीतांजलि है, जिसके लिए इन्हें 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, उसमें इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं वो अध्यात्म और दर्शन से परिपूर्ण है। परमपिता परमेश्वर को लक्ष्य बना करके ही उसमें जो परमपिता परमेश्वर के प्रति जो इनका चिंतन है, जो सोच है, विचार है, वो सब इन्होंने उस गीतांजलि में प्रकट किया है। महान चित्रकार कवि थे ही, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रगान की रचना की। और भी इनकी तो बहुत सारी रचनाएं हैं। जब आप इनको पढ़ोगे, स्वाध्याय करोगे, तो आप देखिएगा कि इन्होंने इतना रचना कर्म किया और इतना सुंदर रचनाएं हैं इनकी, इतनी भावों से परिपूर्ण है कि व्यक्ति इनके साहित्य में खोसा जाता है, रसमग्न हो जाता है। और चित्रकार भी थे ये, बहुत उत्कृष्ट कोटि के। इस तरह ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मतलब इनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं और योग्यताएं थीं। जैसे देशभक्त थे ही, शिक्षाविद, दार्शनिक, कवि और महान चित्रकार। इन्होंने अपनी स्वयं की कविताओं के लिए अत्यंत कर्णप्रिय संगीत का सृजन किया। इस तरह ये संगीतकार भी थे। इनकी अपनी खुद की कविताओं के लिए इन्होंने संगीत दिया और इस तरह से अपनी कविता को संगीतबद्ध, लयबद्ध, तालबद्ध कर दिया। सन 1901 में इन्होंने शांति निकेतन में एक ललित कला स्कूल की स्थापना की, जिसने कालांतर में, मतलब बाद में, विश्व भारती का रूप ग्रहण किया। यह एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें विश्व की महान संस्कृतियों के मुख्य आदर्शों तथा मान्यताओं को स्थान मिला। जो इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, इसमें उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जो उच्च आदर्श और मूल्य हैं, साथ ही साथ विश्व की जो भी सभ्यताएं हैं, जैसे रोम है, इसकी बहुत प्राचीन सभ्यता है, ग्रीक की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, ये सब बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं और इनमें भी कुछ सुंदर आदर्श और मूल्य हैं। तो इन सभ्यताओं के सुंदर आदर्श और मूल्यों को लेकर के और भारतीय संस्कृति और सभ्यता के आदर्शों और मूल्यों को लेकर के ही इन्होंने अपने विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिससे कि एक विश्व मानव की कल्पना साकार हो सके और विश्व के सारे लोग मिलजुल करके एक दूसरे के आदर्शों को समझते हुए और सहयोग और समन्वय की भावना से एक साथ जीवन व्यतीत कर सके। यही इनके साहित्य का उद्देश्य और लक्ष्य था। तो आशा है बच्चों आपको उनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय समझ में आ गया होगा। अब हम उनकी
कृतियों पर आते हैं कि सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी मातृभाषा बंगला में अपनी कृतियों की रचना की। इन्होंने अपनी रचनाओं का अनुवाद बाद में अंग्रेजी भाषा में किया। तब इनकी रचनाओं को सारे संसार में अत्यधिक सराहा गया, क्योंकि बंगला भाषा तो भारत में के एक प्रदेश की भाषा थी और उस प्रदेश के आसपास के लोग जानते और समझते थे। और टैगोर एक धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन उनका धर्म मानव धर्म, जो कि हमने पहले ही बताया कि वो मानवता के कल्याण में विश्वास करते थे। सिर्फ हमारे देश के लोगों का हित हो ऐसा नहीं, विश्व के जितने मानव हैं, मनुष्य हैं, उन सभी के हित के लिए कार्य किया जाए, तो ये उनका धर्म था। और उन्होंने अपने शांति निकेतन में लिखा भी था, ऊपर उनका आदर्श वाक्य था, यत्र विश्वम भवेत् एक नीड़म, कि जहाँ पर संसार जो है वो एक घोंसले की तरह हो जाता है। और मानव धर्म के नाम से वर्णित करना पसंद करते थे। ये स्वतंत्रता प्रेमी थे और इन्होंने अपने शिष्यों के मस्तिष्क में सच्चाई का भाव भरा कि सच बोलो, जो हम लोगों का आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते। प्रकृति, संगीत तथा कविता के निकट संपर्क के माध्यम से, संपर्क मतलब समीपता के द्वारा, माध्यम मतलब द्वारा, इन्होंने स्वयं तथा अपने शिष्यों की कल्पना शक्ति को, कल्पना शक्ति जो अप्रत्यक्ष होता है, अपरोक्ष होता है, उसके बारे में जब हम सोचते हैं, उसका वर्णन करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो वह हमारी कल्पना शक्ति कहलाती है। कहा भी गया, जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि। कवि अपने कल्पना शक्ति से बहुत ही सुंदर चीज़ों का सृजन कर देता है, जिसको पढ़ करके, जिसको देख करके, अगर चित्रकार है तो हम देख करके, अगर साहित्यकार है तो पढ़ करके, और टैगोर में तो ये सारी प्रतिभाएं एक साथ थी, तो व्यक्ति जो है वो अभिभूत हो जाता है। और सौंदर्य, अच्छाई, सुंदरता के प्रति आकर्षण, अच्छी बातों को, आदर्शों को अपने जीवन में लाओ, और विस्तृत सहानुभूति। जब हमारा हृदय व्यापक होगा, उदार होगा, हम जन जन के प्रति सुंदर भाव रखेंगे, तभी हम मानव धर्म को अपना सकते हैं। और इस तरह से जन जन के प्रति सहानुभूति का भाव टैगोर ने जागृत किया और ये मानवता के पुजारी सिद्ध हुए। अब हम इनकी रचनाओं पर आते हैं। काव्य, दूज का चांद, गीतांजलि, भारत का राष्ट्रगान, जनगण मन, है ना, बागवान, ये काव्य है। कहानी संग्रह, हंगरी स्टोन्स, काबुलीवाला। काबुलीवाला आपने इनकी कहानी बहुत पढ़ी होगी, आपके 9th के इंग्लिश के कोर्स में भी, पाठ्यक्रम में भी ये काबुलीवाला कहानी है। माय लॉर्ड, दी बेबी, नयन जोड़ के बाबू, जिंदा अथवा मुर्दा, घर वापसी, उपन्यास गोरा, गोरा इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। नाव दुर्घटना, दी होम एंड दी वर्ल्ड, नाटक, पोस्ट ऑफिस, बलिदान, प्रकृति का प्रतिशोध, मुक्तधारा, फाल्गुनी, वाल्मीकि प्रतिभा, राजा और रानी, आत्मचरित्र, मेरे बचपन के दिन, निबंध व भाषण, मानवता की आवाज। अब भाषा शैली, इनकी भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रवाहपूर्ण, प्रभावशाली है, आपको प्रभावित करने की उसमें क्षमता है, प्रवाहपूर्ण है, उसमें निरंतरता है। ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, जानकार थे, इसलिए इनकी रचनाओं में कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला में तो ये सिद्धहस्त थे, इन भाषाओं के ऊपर इनका अधिकार था। और विषय और प्रसंग के अनुरूप इन्होंने परिचयात्मक, विवेचनात्मक, आत्मकथात्मक, प्रतीकात्मक आदि शैलियां अपनाई हैं। हर पाठ में मैंने आपको बताया है कि शैली एक पद्धति है, एक प्रकार है, जिसके माध्यम से साहित्यकार अपनी रचना को व्यवस्थित, क्रमबद्ध और प्रभावशाली बनाता है। इसके पहले का जो पाठ निष्ठामूर्ति कस्तूरबा था, जो श्री काका कालेलकर के द्वारा रचित था, उसमें हमने इन सब शैलियों के विषय में विस्तार से बताया है। तो आशा है आपको इन शैलियों के विषय में अच्छी तरह से पता होगा। परिचयात्मक, जहाँ संक्षेप में हम किसी के बारे में बताते हैं। विवेचनात्मक है, जहाँ पर हम तथ्य और खोज के आधार पर निर्णय लेते हैं। आत्मकथात्मक, जिसमें हम अपने बारे में बताते हैं। और प्रतीकात्मक, जिसमें हम संकेत रूप से अपनी बात कहते हैं। तो ये इनकी शैलियां हो गई। पाठ के सारांश पर आते हैं कि तोता जो इनका पाठ है वो कहानी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साहित्य में गद्य और पद्य, तो गद्य की बहुत विधाएं होती हैं। जो अभी हमने इससे पहले निष्ठामूर्ति कस्तूरबा पढ़ाया वो संस्मरणात्मक निबंध था। अब ये जो तोता पाठ है ये कहानी है, और ये नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुचर्चित, मतलब बहुत प्रसिद्ध कहानी है। यह सन 1924 में लिखी गई। इस कहानी में तोते को आधार बनाकर वर्तमान शिक्षा पद्धति पर व्यंग्य किया गया है। अब हम आपको इस पाठ के विषय में थोड़ा सा ये बता देते हैं कि
तोता जो है वो एक छोटे बच्चे का प्रतीक है। जैसे तोता सुंदर होता है, आकर्षक होता है, और तोता और मैना दो ही ऐसे पक्षी हैं जो मनुष्य की बोली बोल लेते हैं, और तोते को जो सिखाओ वो तुरंत सीख जाता है और वैसा ही बोलने लगता है। तो बालक भी ऐसा ही होता है। इसीलिए कभी कभी कहा भी जाता है कि तोता रटंत। तो तोते को लेकर के, तोता जो है वो एक बालक का प्रतीक होता है, और तोता जो है वो उन्मुक्त आकाश में उड़ता है। ऐसे ही बालक को अगर स्वतंत्र वातावरण में उसको अपनी प्रतिभा का विकास करने दिया जाएगा, तब तो वह अपनी प्रतिभा का विकास करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएगा। लेकिन अगर उसे बंधन युक्त अत्यधिक औपचारिक शिक्षा में बांध करके उसको शिक्षा दी जाएगी, तो वह अपने व्यक्तित्व का, योग्यता का, मेधा का, प्रतिभा का विकास नहीं कर पाएगा। तो लेखक ने प्रस्तुत पाठ में तोते के माध्यम से एक बालक की शिक्षा पर व्यंग किया है कि कैसे बालक को शिक्षा दी जाती है और अंततोगत्वा वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है, बल्कि वह उस शिक्षा के कारण उसकी जो योग्यता, मेधा, प्रतिभा है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है, उसका हनन हो जाता है। यहाँ पर ये बताया गया है। अब कहानी विधा क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। कहानी जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, कहा जो कही जाती है, जो लोग आपस में कह सुन करके बोलते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, तो वह कहानी है। और यह आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। इस गद्य रचना में किसी कथ्य से संबंधित, कथ्य मतलब किसी भी विषय से संबंधित घटनाओं एवं पात्रों के चरित्र चित्रण के माध्यम से मानव या समाज के किसी आदर्श चरित्र, भाव या गुण विशेष को संक्षिप्त या कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी के बच्चों 6 तत्व होते हैं। पहला तो कहानी का शीर्षक हो गया, फिर कहानी का कथानक या विषय वस्तु हो गई, फिर पात्र या चरित्र चित्रण हो गया, फिर देश काल या वातावरण हो गया, फिर संवाद या कथोपकथन हो गया, और फिर अंत में उद्देश्य आता है। तो इन 6 तत्वों को लेकर के जो रचना रची जाती है और जिसमें ये सब विशेषताएं होती हैं, वह कहानी कहलाती है। और कहानी का शीर्षक आकर्षक तथा रोचक होता है। जैसा कि तोता कहानी में ही आप देख रहे होंगे कि तोते नाम से ही आपको लगेगा अरे इस कहानी में क्या है, तो यह आपको अपनी तरफ खींचता है और कहानी के मूल भाव अथवा संवेदना की अभिव्यंजना करने में समर्थ होता है। शीर्षक पढ़ के ही आप उस कहानी के अंदर क्या कहा गया है अनुमान लगाने लगते हो। शीर्षक ऐसा होना चाहिए और कहानी का प्रारंभ तथा अंत कलात्मक तथा महत्वपूर्ण होता है। कलात्मक मतलब एक साधारण रचना होती है, लेकिन एक जो आकर्षक होती है, मन को बांधने वाली होती है। तो जब हम उसको साहित्यिक तत्वों से युक्त कर देते हैं तो उसमें जो कलात्मकता आ जाती है, तो कहानी कलात्मक होती है और उपन्यास की तरह बहुत बड़ी नहीं होती है। इसलिए इसको ये कहा गया है कि ये संक्षिप्त होती है। अब हम पाठ के सारांश पर आ रहे हैं कि तोते की चंचलता। राजा के महल में एक तोता था जो चंचल प्रवृत्ति, अस्थिर प्रवृत्ति का, जैसे पक्षी होते हैं चंचल, कभी इस पेड़ पे कूदेंगे, कभी उस फुनगी पे जाएंगे, ऐसे ही बच्चा भी होता है। क्योंकि हमने आपको बताया तोता से यहाँ तात्पर्य है तोते के माध्यम से एक छोटे से बालक की मनोभावनाओं को, उसके स्वभाव को और उसकी शिक्षा के बारे में बताया गया है। इसलिए यहाँ संकेतात्मक या प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो वह उछलता कूदता रहता था, इस कारण उसे मूर्ख समझा जाने लगा कि वह मूर्ख है, उसे कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि वह अस्थिर प्रवृत्ति का है। जबकि वास्तव में यह है कि चाहे तोता हो चाहे बालक हो, उछलना कूदना उसका स्वभाव है, यह उसकी मूर्खता का परिचायक नहीं है। और राजा ने तोते की चंचलता को देखकर मंत्री से कहा कि ऐसा तोता किसी काम का नहीं है, इसलिए अब इसे शिक्षा दो। अब दूसरा है इसमें, फिर आगे बताया गया कि तोते को शिक्षा देने पर विचार विमर्श, सलाह मशविरा किया गया कि तोते को शिक्षा देने का कार्य राजा के भांजे को दिया गया। एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें तोते की अविद्या, अविद्या मतलब अज्ञान के कारण को जानने पर विचार विमर्श हुआ, सलाह मशविरा हुआ और यह निष्कर्ष निकाला गया, यह निर्णय लिया गया कि घास फूस के बने घर में रहने के कारण तोता जो है वो शिक्षित नहीं हो पा रहा है। अतः
इसलिए निर्णय हुआ कि तोते के लिए अच्छा सा पिंजड़ा बनाया जाए जहां रहकर तोता शिक्षा प्राप्त कर सके। ये मैं आपको सारांश बता रही हूँ, लेकिन सारांश में एक एक लाइन में ये मैं बता दे रही हूँ कि तोते की शिक्षा का भार जो है वो किसी शिक्षक को या किसी विद्वान को नहीं दिया गया, बल्कि मंत्री को दिया गया। और मंत्री ने भी ये कार्य किसको दिया? राजा के भांजे को दिया। तो इस तरह से कैसे जिन लोगों को शिक्षा जगत का कोई ज्ञान नहीं है वह तोते रूपी बालक की शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पर यही व्यंग है। और फिर क्या है, सुनार द्वारा सोने का पिंजड़ा तैयार किया गया। सुनार ने तोते के लिए सोने का ऐसा अनोखा पिंजड़ा बनाया जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और तोते तथा पिंजड़े के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग तोते को अत्यंत भाग्यशाली मानने लगे कि उसे सोने के पिंजड़े में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब यहां पर पक्षी रूपी बालक को बंधन युक्त करने की प्रक्रिया चल गई कि किस तरह से उसे कठोर अनुशासन और बंधन में रह करके शिक्षा दी जाए। अब पोथियों की नकल तथा पिंजड़े की देखरेख। पंडित जी ने तोते को विद्या पढ़ाने के लिए पोथियां, पुस्तक कम होने की बात कही। पंडित जी की बात सुनकर राजा के भांजे ने पोथियां लिखने वाले को बुलाया। उन्होंने पोथियों की नकल करके पुस्तकों के ढेर लगा दिए और इनाम लेकर चले गए। वहीं दूसरी तरफ पिंजड़े की देखरेख में कोई कमी नहीं छोड़ी गई, परंतु कुछ निंदक लोग इसकी निंदा करने लगे। पिंजड़े को देखकर सब उन्नति होने की बात कहते थे, जिन्हें सुनकर भांजा तथा उसके भाई बंधु अत्यंत प्रसन्न हुए। अब प्रस्तुत अनुच्छेद में यह व्यक्त किया है लेखक ने कि पुस्तकीय ज्ञान पर यहाँ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, व्यवहारिक ज्ञान पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और शिक्षा के नाम पर जो बाह आडंबर है, इमारत है, उस पर ध्यान दिया गया है। लेकिन वास्तव में शिक्षा कैसी देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए और किस लिए देनी चाहिए, इस पर यह ध्यान नहीं दिया गया है। अब राजा द्वारा तोते की शिक्षा का निरीक्षण करना। एक दिन राजा ने स्वयं जाकर तोते की शिक्षा का निरीक्षण करना चाहा। राजा की शिक्षाशाला में पहुंचते ही विभिन्न वाद्य यंत्र बजने लगे। सभी राजा की जय जयकार करने लगे। राजा ने कहा, शब्द तो कोई कम नहीं हो रहा। जिस पर भांजे ने कहा, इसके पीछे अर्थ भी कोई कम नहीं है। राजा प्रसन्न होकर वहां से लौटने लगे। तभी एक निंदक ने कहा कि आपने तोते को देखा भी नहीं। राजा लौटकर पंडित को पढ़ाने का तरीका देखना है। राजा को पढ़ाने का तरीका इतना पसंद आया कि तोते को देखना भी उचित नहीं समझा। तोते के पिंजड़े में दाना पानी नहीं था। शिक्षा के नाम पर पोथियों के पन्ने कलम में डालकर तोते के मुंह में डाले जा रहे थे, जिससे तोते की आवाज निकलनी बंद हो गई थी। जो तोता चहकता है, जो बालक सुंदर मधुर बोल बोलता है, लेकिन उसके मधुर बोल बोलने के बजाय पुस्तकीय ज्ञान जो है वो उसके दिल दिमाग में बैठाया जा रहा था, और इस तरह से उसे जबरदस्ती शिक्षा दी जा रही थी। और शिक्षा के निरीक्षण के नाम पर सिर्फ औपचारिक निरीक्षण हो रहा था। वास्तव में बालक क्या पढ़ रहा है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। तोते की दयनीय स्थिति। तोते की स्थिति दाना पानी न मिलने के कारण दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी। वह अधमरा सा हो गया था। सुबह होते ही वह उजाले की ओर देखता तथा रात होते होते अपनी घायल चोट से पिंजड़े की सलाखें काटने में लग जाता। कोतवाल को तोते की यह आदत बुरी लगी। तभी लुहार को बुलाया गया और लोहे की साकल बनाई गई। साथ ही तोते के पंख भी काट दिए गए। राजा के संबंधियों ने तोते के लिए अपशब्द तक कह दिए। पंडितों ने पुनः तोते को शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ कर दिया। बालक को सिर्फ शिक्षा ही शिक्षा दी जा रही थी। यहाँ तक कि शिक्षा का बोझ इतना ज़्यादा था कि उसे एक दाना पानी ना होने का मतलब यह है कि उसे खाने तक की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। और बालक तो आशावादी मनोवृत्ति का होता ही है। तो जब वो आशावादी मनोवृत्ति के कारण प्रकाश की ओर देखता था, और बालक को स्वतंत्रता भी प्रिय है, तोते को भी स्वतंत्रता प्रिय है, तो इस स्वतंत्रता प्रियता के कारण जब वो सलाखों को काटता था, तब उसको और भी ज़्यादा अधिक बंधन में बांध दिया गया। यहाँ पर यह बात कही गई है। अब तोते की मृत्यु। एक दिन तोता मर गया। वह कब मरा किसी को कुछ पता नहीं चला। किसी निंदक ने अफवाह फैला दी कि तोता मर गया है। राजा ने भांजे को बुलाकर तोते के विषय में पूछा और तोते को देखना चाहा। जब राजा ने तोते को चुटकी से दबाया तो तोते ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, लेकिन उसके पेट में पोथियों के सूखे पत्ते के खड़खड़ाने की आवाज जरूर आने लगी। अब इस बंधन और इस अत्यधिक भार, कठोर अनुशासन
औपचारिक शिक्षा में को बालक सह नहीं पाया और बालक रूपी तोते का देहांत हो गया। मतलब उसकी मेधा और प्रतिभा बिल्कुल समाप्त हो गई। जब यह बात राजा को पता लगी तो राजा निरीक्षण करने के लिए आए। उन्होंने तोते को ऐसे चुटकी से ऐसे कस करके दबाया उंगलियों से, लेकिन चुटकी से तोते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की, क्योंकि अब वह मर गया था। लेकिन उसके अंदर से जो यहाँ पर कितना व्यंग किया गया है कि जो पुस्तकों का ज्ञान उसके अंदर भरा गया था वह खड़खड़ कर रहा था। खड़खड़ाने से तात्पर्य है कि सूखे पत्ते खड़खड़ करते हैं, वो किसी काम के नहीं रह जाते। इसी तरह से वह पुस्तकीय ज्ञान किसी काम का नहीं रह गया। वह रूखा सूखा होकर के उस बालक के अंदर, बालक की मेधा और प्रतिभा को समाप्त करके खाली खड़खड़ का शब्द कर रहा था। तो अब शिक्षा और संदेश तोता कहानी में शिक्षा के मुख्य केंद्र, पात्र और उद्देश्य की मृत्यु के साथ संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के साथ ही उसमें सुधार करने का संदेश देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाने की सशक्त शिक्षा दी गई है। और प्रसिद्ध बाल कवि द्वारिका प्रसाद, द्वारिका ये ऐसे बच्चों यहाँ पर आता है लेकिन ये कंप्यूटर की टाइपिंग ऐसी होती है। प्रसाद महेश्वरी ने बालक के महत्व को समझते हुए सत्य ही लिखा है। बालक सुमन पराग सरस रस गंध है, बालक वाल्मीकि का पहला छंद है। बालक अनहद नाद उदित आदित्य है, बालक सरगम कला स्वयं साहित्य है। बालक खुद फूल की तरह कोमल है, रस से युक्त है और उसमें एक सुगंध होती है। उसकी जो मेधा और प्रतिभा रूपी जो सुगंध होती है, उस पर, इन सब बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि इस तरह की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। उसके अंदर जो स्वाभाविक प्रतिभा है उसके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। और बालक वाल्मीकि का पहला छंद है। जैसे वाल्मीकि ने का हृदय दुख से भर आया था, वैसे ही बालक जो है वो बहुत संवेदनशील होता है। और अनहद नाद, अनहद मतलब निरंतर चलने वाली एक आवाज़ है। बालक को अगर आप बोलने का अवसर दीजिए तो वो लगातार बोलता रहता है और आपसे कुछ ना कुछ पूछता रहता है। और सूर्य के समान, आदित्य मतलब सूर्य के समान वो उदित होने वाला है। उसके अंदर जो मेधा और प्रतिभा का जो बीज है, अगर उसे सुअवसर मिले तो वह मेधा और प्रतिभा बहुत सुंदर रूप और आकार धारण कर लेती है। और स्वयं बालक जो है वो कला और साहित्य के समान है। आशा है बच्चों इस पाठ का सारांश रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी बहुमुखी प्रतिभा, उनकी रचनाएं और भाषा शैली से आप अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे। और यह आपका अभ्यास कार्य है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय, भाषा शैली एवं रचनाएं लिखिए और कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी के बारे में स्वाध्याय करिए। अब बालक और पक्षी या मनुष्य कोई भी, कैसा कोई भी हो, उसे स्वतंत्रता कितनी प्रिय होती है। शिव मंगल सिंह सुमन ने अपनी एक कविता में ये प्रस्तुत किया है जिसको हम पढ़ रहे हैं। ये जो कहानी है तोता कहानी, उसी को जैसे सार रूप में इस कविता में प्रकट कर दिया गया है, इसलिए इस कविता को हमने यहाँ पर उद्धृत किया है। अगर आप पढ़ेंगे इस कविता को तो इस पाठ की व्याख्या और सारांश समझने में आपको बहुत आसानी होगी। जो कि हम पढ़ रहे हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज आपको पता है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतीत होते हैं ना, उस स्थान को क्षितिज कहते हैं। तो इन पंखों की होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी मतलब प्रतिस्पर्धा में या तो क्षितिज मिलन बन जाता, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो ये जो है आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो, यह स्वतंत्रता की चाहत है, चाहे बालक हो, चाहे पक्षी हो और चाहे मनुष्य हो। तो इन सभी को स्वतंत्रता के वातावरण में अपनी मेधा और प्रतिभा का विकास करने का सुअवसर देना चाहिए। उसे स्व अनुशासन में रखना चाहिए, कठोर अनुशासन में नहीं रखना चाहिए। और औपचारिक और बंधन मुक्त शिक्षा के बजाय अनौपचारिक और स्वतंत्रता पूर्वक उसे अपनी शिक्षा ग्रहण करने का सुअवसर देना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।